हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट में। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 1 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि स्थानांतरित आवेश किस पदार्थ से किस पदार्थ में, आवेश का स्थानांतरण जो है किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। बी पार्ट में हमें निकालना है क्या उनसे पॉलीथीन में संहति का भी स्थानांतरण होता है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। सिंपल सी चीज है। एक चीज यहाँ पर एक लाइन, ये शब्द जो है इसे देखेंगे कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति ऋणावेशित है। ऋणावेशित होने का मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि टुकड़े पर जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। कहने का मतलब ग्रहण किसने की, इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, पॉलीथीन का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। किससे, ऊन से। जब पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा गया तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच गए, पॉलीथीन के टुकड़े पर पहुंच गए। ये कहां से क्लियर हुआ, ये हुआ ऋणावेश। ये जो शब्द है हमारा ऋणावेश से। तो आवेश का स्थानांतरण जो है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां से कहां पर होना है, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर होना है। क्लियर। क्या दे रखा है, या हमें इन्होंने दे रखा है आवेश Q बराबर 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। नेचर है इसका नेगेटिव। दूसरा हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी नेगेटिव ही होता है। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से नेगेटिव चार्ज है तो स्पष्ट है कि हम लिखेंगे ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन तो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो रहे हैं। हमें निकालना है इस तरह से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ के आए और आवेश के क्वांटमीकरण से फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। हमें क्या चाहिए, E हमारे पास है, Q हमारे पास है, हमें चाहिए N। तो N बराबर यहां से हो जाएगा Q/E। वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ अपॉन E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाऊंगा, यहां पर 0 बढ़ा दूंगा। 2 × 8 16 और 15 × 2 30। तो n बराबर हमारा आएगा 15/8 गुणा 10⁻⁻7 और ये माइनस की 19 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस के 19। 8 से मैं भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दशमलव। अब एक बार गया, 7 बचेंगे, ना जाएगा, 0.70 हो गए। 8 × 8 64, 6 बचेंगे, 8 × 7 56 और फिर 4 बचेंगे, 8 × 5 40। तो भाग देने के बाद ये आ गया 1.875 × 10⁻19 में से मैं यहाँ 7 घटाऊंगा तो 12 बचेंगे, प्लस के 12। ये इतने इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होंगे।
अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में ये कह रहे हैं क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। ये पूछ रहे हैं क्या द्रव्यमान का, संहति यानी द्रव्यमान, संहति का मतलब है हमारा द्रव्यमान, तो क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊन से निकल करके कहां गए, पॉलीथीन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन में अपना एक भार होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पर वजन उसका अपना द्रव्यमान होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन के टुकड़े पर जाएंगे तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। सिंपल सी चीज है। इसमें Me हमें मालूम है कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या स्थानांतरण होगा द्रव्यमान का। सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन में अपना द्रव्यमान होता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। इसका आंसर तो हाँ हो जाएगा, हाँ। और होगा कितना वो हमें निकालना है। द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा, कितना होगा ये हमारा m निकाल लेंगे, n × me। n का मान 1.875 × 10⁻12 और इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें इंटू 9.1 × 10⁻31 kg इतना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूं 9.1 का, तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद 1.71 × 10⁻18 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान जो है स्थानांतरित हो जाएगा। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं लगभग 2 × 10⁻18 किलोग्राम आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कह रहा है कि दो विद्युत रोधी तांबे के आवेशित गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है कि दो गोले हैं और उनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी अलग अलग आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थैतिक प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की जो दूरी की तुलना में जो है त्रिज्याएं क्या मानी गई है, नगण्य मानी गई है। बी पार्ट में कह रही है प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तब प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो सवाल में सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं हमें गिवन दैट। हमें दे रखा है कि दो गोले हैं और दोनों गोलों पर आवेश कितना है 6.5 × 10⁻7 कूलम। तो मैं पहले गोले पर आवेश मान ले रहा हूं QA, यानी आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो A पर QA कितना है 6.5 × 10⁻7 कूलम। ठीक इतना ही आवेश कितना किस पर है, दूसरे गोले पर B पर 6.5 × 10⁻7 कूलम। अब इन दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं R, वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से मैं मीटर में जब चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर से जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं या 10⁻2 का गुणा कर दो, चाहे तो 100 का भाग दे दीजिए या 10⁻2 का गुणा कर दीजिए। तो 50 × 10⁻2। इसे मैं लिख सकता हूं 50 को 5.0 या 5 गुणा 10 की घात। यहाँ पर अगर मैं दशमलव यहाँ लगा दूं तो एक घात यहाँ बढ़ जाएगी, -2 में +1 करेंगे तो -1 बचेगी, दशमलव लगा के यहाँ 0 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गई हमारी डिस्टेंस। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिकर्षण इनमें पारस्परिक स्थैतिक प्रतिकर्षण बल कितना है।
तो प्रतिकर्षण बल जो है, अब सिंपल सी बात है, दोनों पर आवेश कैसा है, आवेश का नेचर कैसा है, धनात्मक आवेश है। दोनों पर जब आवेश धनात्मक है तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, तो दोनों गोलों के बीच बल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल, वही निकालना है हमें, एफ निकालना है। कूलाम का नियम लगा देंगे, सिंपल सी चीज है कि एक गोला ए ये है और एक गोला बी ये है, ये ए गोला और ये बी गोला, इस पर आवेश 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और इस पर आवेश 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी केंद्रों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि त्रिज्याएं तो नगण्य है, जब बीच की दूरी की अपेक्षा त्रिज्याएं नगण्य है तो हमने त्रिज्या को नगण्य ले लिया, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या मान लिया, दोनों गोलों के बीच की दूरी मान लिया 50 सेंटीमीटर। तो नियम लगा देंगे, तब इनके बीच एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, जो इन दोनों गोलों को इस पर इस तरह से एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण, दोनों को हटाने का प्रयास करेगा, वो निकालना है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम हमारा ये कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह Qa, Q2 की जगह Qb अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 9.0 × 10 टू दी पावर 9 इंटू 6.5 × 10 टू दी पावर -7 इंटू 6.5 × 10 टू दी पावर -7 अपॉन 5.0 को मैं केवल 5 लिख रहा हूं, 5 × 10 टू दी पावर -1 का होल स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूं F इक्वल्स टू, अब मैं घातों वाले पदों को पड़ोसी बनाऊंगा और गुणांकों वाले पदों को पड़ोसी बनाऊंगा। यहाँ पे 9.0 को 9 लिखूंगा, इसको 6.5 लिखूंगा, गुणा 6.5 लिखूंगा, गुणा 10 की घात प्लस की 9 और ये -7 और -7 और 7 आपस में जुड़ जाएंगी, -14 अपॉन, मैं से दो जगह लिखूंगा, होल स्क्वायर है, 5 गुणा 10 की घात -1 गुणा 5 गुणा 10 की घात -1, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, 1.3, इसी तरह से 1.3। F बराबर यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणा 13 होते हैं 169, तो 1.69 इंटू 10 टू दी पावर 14 में से 9 घटाऊंगा -5। अब ये माइनस और 1 और -1 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी 2। अब इसका करना है हमें मल्टीप्लाई, 9 का गुणा करूंगा 1.69 में 9 9 81, 9 छिंगे 54, 9 9 81, 9 छिंग 54, 8 62, 9 एकम 9 6 15, ये आ गया हमारा 15.21 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। इतना बल इस पर जो है कार्य करेगा। मैं इसे लिख सकता हूं F बराबर 0.1 अंक इधर लेके आऊंगा तो एक घात वहां पर बढ़ जाएगी। मैं इसे लिख सकता हूं 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। तो दोनों गोलों के बीच जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल वो कितना होगा 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। इतना बल कार्य करेगा। ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट, ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में ये कह रहे हैं यदि QA और QB को दोगुना कर दिया जाए, दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो मैं इसे यहां पर कैपिटल लेटर QA बराबर 2QA और QB बराबर
बड़ा कैपिटल लेटर में ले रहा हूं आगे से, 2 गुना करने पर 2QB आल्सो कैपिटल आर, दूरी में ले रहा हूं आर कैपिटल आर, तब ये हो जाएगा R/2, यानी दूरी को क्या कर रहा है आधा। यदि आवेश को 2 गुना कर दिया गया है, आवेशों को और बीच की दूरी को क्या कर दिया गया आधा, तब हमारा जो बल जो लगेगा वो F डैश में लिख रहा हूं 1/4πε0, ये हो जाएगा QA QB अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब मैं QA QB की वैल्यू लगा दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 QA बराबर 2QA इंटू 2QB अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, यानी R²/4। तो F डैश बराबर 4 में ले जाऊंगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये नीचे से 4 जाएगा गुणा 4 गुणा 1/4πε0 QA QB अपॉन R²। ये वैल्यू किसकी है? F की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी थी? F की। पिछले पार्ट में हमने ये फॉर्मूला लगाया था, F बराबर था हमारा कितना 1/4πε0 QA QB अपॉन R²। इसलिए जब फॉर्मूला लगाया था शुरू में ये ए पार्ट में, तब हमारा फॉर्मूला क्या था? ये था। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? F की। तो F डैश बराबर 4 चौके 16 गुणा, ये वैल्यू किसकी है? F की। और F की वैल्यू में अगर इसमें पुट कर दूं, यहां से हम बी पार्ट कर रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये हमारा चल रहा बी पार्ट, तो F डैश यानी F डैश हो जाएगा 16 गुणा 1.52 इंटू 10⁻⁻²। ये वैल्यू हमने F की यहां से लगा दी, F की वैल्यू हमने यहां से लगा दी, तब F डैश अब हमारा हो जाएगा F डैश बराबर 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 और 3 83 हासिल के 8, 16 एकम 16 और 8 24, 24.32 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन। अब मैं यहां से -2 हटाऊंगा तो दशमलव इधर आ जाएगा 2 अंक, तो ये हो जाएगा 0.243 न्यूटन। इसमें F डैश बराबर हो जाएगा हमारा 0.24 न्यूटन लिख सकता हूं आंसर। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थ्योरेटिकल है, और क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बड़ा सा है, और क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा होने के कारण वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। तो यहां से एक बात इन्होंने कह दी कि इन्होंने ये कह दिया, सवाल में ये दे दिया कि एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसकी वैल्यू है हमारी 3 × 10⁻³ I कैप। I कैप का मतलब ये है कि ये x की धन अक्ष दिशा में होगा, x अक्ष के धन x अक्ष की ओर होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की पॉजिटिव x अक्ष की ओर होगी, धनात्मक x अक्ष की ओर होगी। ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब कह रहे हैं कि पार्ट ए हमें निकालना है। पार्ट ए में ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, YZ तल के समांतर। अब ये जो तल हो गया हमारा, ये YH x अक्ष और ये Z, तो YZ तल हमारा ये हो गया। इसके समांतर जो अक्ष होगा वो कौन सा अक्ष होगा? x अक्ष होगा। कहने का मतलब इसके तल की जो क्षेत्र सदिश की डायरेक्शन वो होगी
वो एक्स अक्ष की दिशा में होगी, यानी क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस तल का वो किधर होगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो यहाँ पर पार्ट ए में वेक्टर ए बराबर कितना आ जाएगा, मेरे 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है हमें, भुजा दे रखी है, भुजा 10 सेंटीमीटर, मैं इसे लिख सकता हूं 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, कहने का मतलब 10 की घात माइनस 1 मीटर ये भुजा है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इस भुजा का मैं वर्ग कर दूंगा तो ये क्षेत्रफल सदिश जो हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 आई मीटर स्क्वायर। ये प्रश्न के अनुसार वाई जेड तल के मैं से ये भी लिख सकता हूं, एरिया कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब मैं लिखूं वाई जेड तल के समांतर क्षेत्र सदिश, ये हो जाएगा वेक्टर ए बराबर 10 टू दी पावर माइनस 2 आई कैप मीटर स्क्वायर। अतः अब हमें निकालना है क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई ई निकालना है। फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है हमारा ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब ए की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के प्लस के 3 आई कैप डॉट ए की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 2 आई कैप। आई डॉट आई एक प्रोडक्ट होता है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1। तो आई का आई के साथ में डॉट करूंगा वो 1 आ जाएगा, तो 3 गुणा 10 की घात 3 और ये माइनस की 2 तो माइनस 2 आई डॉट आई 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो हमारा जो वाई जेड तल के समांतर तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा 3 इंटू 10 यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना वैद्युत फ्लक्स जो है निकलेगा वाई जेड तल के समांतर। ये हो गया हमारा ए पार्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में ये कह रहे हैं इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तल का अभिलंब बना रहा है एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण। अगर ये यहां पर हमसे बात करते हैं इसका तल एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, तब हम थीटा ले लेते सीधा सीधा 30 डिग्री। अब यहाँ पर तल का अभिलंब बता रहे हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पार्ट बी में सभी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 90 माइनस 60। अगर यहाँ ये कहते इसका तल ये अभिलंब न देते तो डायरेक्ट थीटा कितना लगा देते 60 अंश, लेकिन ये तल का अभिलंब कह रहे हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 अंश। तो इस कंडीशन में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू दिस सो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट या ई ए कॉस थीटा। ई फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, मैं इसे लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा। फाई ई की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 3, ए की वैल्यू 10 की घात माइनस 2, कॉस 30, थीटा की वैल्यू 30 अंश। तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ये 30 गुणा कॉस 30 की वैल्यू होती है अंदर रूट 3/2, 2 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 15
और फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.732। 15 का अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें करूं तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45 और 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 9, 15 कम 15 और 10 25, तो ये आ जाएगा 25.980 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो हमारा इसका बी पार्ट आ गया 5E इज इक्वल्स टू 25.98 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आंसर क्लियर। अगर यहाँ पर एक चीज यहाँ पर विशेषकर ये थीटा निकालना हमें यहाँ पर समझना है कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा था यदि इसके तल का अभिलंब यानी बाई जेड तल के समांतर जो तल था उसका अभिलंब एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा है 60 अंश। अगर ये अभिलंब न कह करके केवल क्या कह देते इसका तल एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है 60 अंश, तब थीटा की वैल्यू सीधी सीधी कितनी लगा देते 60 अंश, तब थीटा हमारा क्या हो जाता। अगर ये इसे न देते तो थीटा की वैल्यू सीधी सीधी 60 अंश। इन्होंने नॉर्मल की बात कर दी और नॉर्मल की बात कर दी तो तल का कोण कितना होगा 30 अंश पीछे होगा, तो 90 - 30 करें 90 - 60 करके थीटा निकलेगा। थीटा अभिलंब की बात करेंगे तो थीटा 90 - 60 करके निकलेगा। तो ये क्लियर। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।